गुड इवनिंग, नमस्कार सभी दोस्तों को। मैं विजेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं माय यूट्यूब चैनल VKRS। बच्चों, आज हम अपनी क्लास शुरू करेंगे, ग्रामर की क्लास शुरू करेंगे हम कि ग्रामर में क्या क्या आता है, कौन कौन से टॉपिक हैं, किस किस प्रकार से ग्रामर एग्जाम के अंदर दी जाती है। आइए पहले तो हम जानते हैं बच्चों कि ग्रामर के टॉपिक्स कौन कौन से हैं हमारी पूरी इंग्लिश ग्रामर के अंदर। पहले तो देखिए, जो ग्रामर जो शब्द लिखा है इसकी स्पेलिंग देख लीजिएगा। इसकी स्पेलिंग क्या होती है? GRA। एम को दो बार लिखा जाता है और एम के बाद ए आएगा, ई नहीं आएगा। तो ग्रामर की स्पेलिंग होती है, क्योंकि ग्रामर की स्पेलिंग 2-3 बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। बच्चे बहुत बारी गलती करते हैं इसको। ग्रामर की स्पेलिंग क्या रहेगी? GRAMMAR। ग्रामर की स्पेलिंग बच्चों ये होती है। ग्रामर के टॉपिक्स कौन कौन से हैं? ग्रामर के टॉपिक्स देखिए, जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है बच्चों 8। अंग्रेजी में अगर कोई आपसे पूछे भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या होती है बच्चों 8। तो 8 में कौन कौन से हैं? देखिए, अपना पहला है नाउन, दूसरा प्रोनाउन, तीसरा एडजेक्टिव, चौथा है वर्ब, पांचवा है एडवर्ब, छठा प्रेपोजिशन, सातवां कंजंक्शन, आठवां होता है इंटरजेक्शन। 8 तो होते अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच 8। अगर कोई आपसे पूछ ले कि अंग्रेजी में पार्ट्स ऑफ स्पीच की संख्या कितनी है, तो बोल देना बिल्कुल विदाउट हेजिटेशन कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच संख्या में कितने होते हैं बच्चों? 8 होते हैं। ठीक है, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर भी एग्जाम के अंदर एरर आता है। आपको समझना है कि भाई पार्ट्स ऑफ स्पीच, देखिए आपको पता तो चल गया भाई 8 है पार्ट्स ऑफ स्पीच, लेकिन मैं आपको एक बात कहूंगा कि अंग्रेजी का चाहे कितना कौन सा भी सेंटेंस हो, उसके अंदर लिखा हुआ हर एक शब्द क्या होता है? पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, आर्टिकल को छोड़कर। वो नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। एक बात और ध्यान रखना, देखिए एक अंग्रेजी होती है जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर। फंक्शनल ग्रामर। अब फंक्शनल ग्रामर क्या होती है? बेसिकली भाई एक वो शब्द है, हमने देखना उसके फंक्शन को देखना है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन वो अपना रोल बदलता रहता है बच्चों। कभी वो नाउन बन जाता है, कभी वो वर्ब बन जाता है, कभी वो एडजेक्टिव बन जाता है। तो जिस प्रकार का जो वर्ड जिस प्रकार का वाक्य के अंदर फंक्शन करेगा, हम उसको वैसा ही नाम देंगे। क्योंकि देखिए, हम इतने सारे ह्यूमन बीइंग होते हैं, किसी को तो हम टीचर बोलते हैं, किसी को स्टूडेंट बोलते हैं, किसी को डॉक्टर बोलते हैं, किसी को मिल्कमैन बोलते हैं। क्योंकि देखिए ह्यूमन बीइंग तो हम हैं, लेकिन जो व्यक्ति जैसा काम करेगा हम उसको वैसा ही नाम दे देंगे। तो उसी प्रकार वाक्य के अंदर एक शब्द जैसा काम करेगा हम उसको वैसा ही नाम दे देंगे, उसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रामर। अब अंग्रेजी के अंदर इसी प्रकार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे बच्चों में ये बोल देता हूं भाई, ही रन्स फास्ट, ही रन्स फास्ट। और ये मैं बोल दूं भाई, द ट्रेन इज फास्ट, द ट्रेन इज फास्ट। अब देखिए फास्ट शब्द यहां पर भी है और फास्ट शब्द यहां पर भी है। तो अब इनका फंक्शन देखना है। एक शब्द मैंने बताया, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, कोई एडवर्ब हो सकता है, अगर वो नाउन हो तो कभी वो वर्ब बन जाता है। अब ये देखिए क्या, ही रन्स फास्ट, तो यहां पर फास्ट का फंक्शन क्या है? वो एक एडवर्ब का कार्य कर रहा है बच्चों। क्यों? क्योंकि ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्ब। और यहां पर ये ट्रेन की विशेषता बता रहा है बच्चों, इसलिए ये क्या हो गया? एडजेक्टिव। तो मैंने क्या कहा कि आपको यह पहचान करनी है एक वाक्य के अंदर दिया हुआ एक शब्द वो कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और इस प्रकार से एग्जाम के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फाइंड आउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच। भाई ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है, कैसा वो काम कर रहा है, वाक्य में जो शब्द जैसा काम करेगा हम उसको वैसा ही नाम दे देंगे। तो पहली चीज तो मैं ये बताना चाहता हूं भाई, अंग्रेजी ग्रामर के अंदर ये इतने सारे टॉपिक्स उनमें से 8 तो है अपने पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच का मैंने बता दिया आपको, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन और इंटरजेक्शन। इसके अलावा हमें जो टॉपिक पढ़ने हैं बच्चों वो क्या है हमारे? भाई टेंस है, नरेशन है, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस है, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, मॉडल्स है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, क्वेश्चन टैग है और आर्टिकल। तो कुल मिलाकर ये टॉपिक्स हैं जो हमें इंग्लिश ग्रामर के अंदर बच्चों पढ़ने हैं। अब क्या है, एग्जाम के अंदर आपके अंदर एक क्वेश्चन उठेगा, आपके मन में क्वेश्चन उठेगा जी एग्जाम के अंदर आता कैसे कैसे है। देखिए बच्चों, अब जितने भी टॉपिक्स हैं इनमें से क्या होता है कि इनमें से एरर उठा लिए जाते हैं। एक तो तरीका ये होता है, मैंने आपको बताया कि वो पूछ लेगा भैया ये कौन सा पार्ट्स ऑफ स्पीच है। दूसरा क्या है बच्चों, इन टॉपिक्स के अंदर से क्या आते हैं? एरर आएंगे भाई, एरर एग्जाम के अंदर। वो डिपेंड करता है आप एग्जाम कौन सा दे रहे हो। एरर कैसे आएंगे बच्चों? वो एरर जो है किसी भी टॉपिक से उठा लेगा। एरर कैसे आएंगे? जैसे इस प्रकार से वो 4 ऑप्शन दे देगा, जैसे ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट और डी पार्ट, और चौथे एंड वाला जो पार्ट उस पर लिख देगा नो एरर। अब वो जो एरर होगा यानी कि ग्रामेटिकल एरर उठाएगा बच्चों। क्या आपने देखना भाई ये जो सेंटेंस है, गिवन सेंटेंस है, वो एरर फ्री है या किसी पार्ट के अंदर एरर है। एक बात याद रखना कि जो वो सेंटेंस देगा
उसमें अगर एरर होगा तो सिर्फ एक पार्ट के अंदर होगा, ऐसा नहीं कि ए में भी एरर है और बी में भी नहीं। या तो वो सेंटेंस बिल्कुल एरर फ्री होगा, या जो एरर होगा वो सिर्फ एक पार्ट के अंदर होगा, या तो ए के अंदर होगा या बी में या सी में, या सेंटेंस वो क्या होगा, बिल्कुल एरर फ्री होगा, यानी कि उसके अंदर कोई भी एरर नहीं होगा। अब ये जितने भी टॉपिक्स हैं वो कहीं से भी किसी भी टॉपिक से भी एरर उठा लेगा। जब आप ग्रामर पढ़ो तो आपको ग्रामर के रूल्स एंड रेगुलेशन बिल्कुल ध्यान से समझने हैं बच्चों। इज दैट क्लियर? दूसरी बात, अब मैं आपको बिल्कुल बेसिक से मैं शुरुआत करूंगा आज कि भाई मान लीजिए देखिए क्या है, अगर मैं बात करूं आज मैं आपको बच्चों सिखाऊंगा अंग्रेजी के अंदर एक सेंटेंस होता है, सेंटेंस के अंदर दी हुई चीजें, एक एक वर्ड क्या होता है बच्चों। जैसे भाई मैं आपको ये बोल दूं भाई ही रन्स वेरी फास्ट, ही रन्स वेरी फास्ट, तो मान लीजिए एक वाक्य ये ही रन्स वेरी फास्ट, तो आपको पता होना चाहिए बच्चों ये ही क्या है, रन्स क्या है, वेरी क्या है और फास्ट क्या है। आपको एक एक शब्द, इवन आर्टिकल से रिलेटेड एक एक शब्द का आपको पता होना चाहिए भाई ये पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन सा है, ये क्या है, सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस बनता कैसे है, उसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं, एक एक चीज को बिल्कुल हम ध्यान से समझेंगे बच्चों। आओ चलिए शुरुआत करते हैं बच्चों। देखिए मैंने ऊपर जैसे कि लिखा हुआ है सेंटेंस फॉर्मेशन, भाई एक सेंटेंस बनता कैसे है। सबसे पहले बच्चों शुरुआत कहां से होती है हम बिल्कुल ये देखेंगे। अब आपने ये देखा होगा ये सभी बच्चों को आते हैं ए टू जेड, अभी जिसको हम ABCD बोल देते हैं बच्चों, इसको ये जो A to Z तक ये क्या है हमारे अल्फाबेट आप इसको बोल सकते हो या लेटर्स आप इसको बोल सकते हो। एक बात याद रखना बच्चों ये अल्फाबेट होता है, अल्फाबेट्स नहीं होता है। एक बात जरूर याद रखना, अल्फाबेट के साथ एस का प्रयोग नहीं होगा। अल्फाबेट के साथ अगर एस का प्रयोग हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है कि हो नहीं सकता, हो तो जाएगा बट इसका मतलब चेंज हो जाएगा, इसका मतलब हो जाएगा भाषाएं। लेकिन मैं जहां तक A to Z इन लेटर्स की बात कर रहा हूं तो इसको क्या बोलते हैं, अल्फाबेट बोलेंगे, अल्फाबेट्स नहीं बोलेंगे, या हम इनको क्या बोलेंगे, लेटर्स। तो आपको पता है कितने हैं भैया, 26 लेटर्स होते हैं। अंग्रेजी भाषा के अंदर कितने अल्फाबेट होते हैं, अल्फाबेट्स नहीं होगा, अल्फाबेट बोलेंगे, कितने होते हैं, 26, जिसमें से आपको पता 5 तो होते हैं वावल AEIOU, AEIOU, ये कितने होते हैं, 5। अगर मैं बात करूं देखिए कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट और वावल, स्वर और व्यंजन आपने हिंदी में पढ़े होंगे। तो अगर आपसे कोई पूछे भाई वावल की संख्या क्या होती है, 5 होती है बच्चों, क्योंकि वावल के ऊपर भी आर्टिकल का एरर दिया जाता है। वावल साउंड देखनी है हमने, क्लियर है। और 21, अब जैसे एक होता है सेमी वावल, सेमी वावल जहां पर आधे वावल की साउंड होती है बच्चों वो होते हैं W और Y। W और Y को बोला जाता है सेमी वावल। सेमी का मतलब क्या होता है, आधा, जहां पर आधे वावल की आधी स्वर की आवाज आएगी उसको हम सेमी वावल बोलेंगे। जो बाकी जो बच गए वो हमारे क्या हो गए, कॉन्सोनेंट हो गए, कॉन्सोनेंट। इज दैट क्लियर? चलिए बच्चों देखो अब आपको अगर जी A to Z इसका तो हमें पता है भाई ये लेटर्स हैं या अल्फाबेट हैं। अल्फाबेट्स नहीं होगा, मैं ध्यान रखना, एक बार क्वेश्चन आता 2014 या 15 में अल्फाबेट्स उसमें लिख रखा था, SSC CGL के अंदर एक क्वेश्चन आता है, अल्फाबेट्स नहीं होता बच्चों, क्या होता है, अल्फाबेट। अल्फाबेट के साथ अगर एस लग गया तो इसका मतलब भाषा हो जाएगा। तो देखिए बच्चों सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है जो सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, लेटर्स होते हैं। अब बच्चों लेटर्स को मिलाकर जो बनता है वो क्या बनता है, वर्ड। वर्ड को हम क्या बोलेंगे बच्चों, शब्द बोल देंगे। वर्ड क्या होता है, शब्द। वर्ड की डेफिनेशन क्या होती है एक्चुअल में। अब इन देखिए ABCD इनके कहने से तो काम नहीं चलता, आपको पता है। अब लैंग्वेज क्या होती है, भाषा। भाषा को लिखा भी जाता है और भाषा को बोला भी जाता है। आप भाषा को इस प्रकार से लिखेंगे या इस प्रकार से बोलेंगे कि सामने वाले को उसका मीनिंग समझ में आ जाए। अकेला A से काम नहीं चलेगा, अकेले B से काम नहीं चलेगा, अकेले C से काम नहीं चलेगा। उसको मीनिंगफुल बनाने के लिए उसको इन लेटर्स को हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, कंबाइन करना पड़ेगा, इनको जोड़ना पड़ेगा। और जोड़ना भी इस तरीके से पड़ेगा जिससे उसका कोई मतलब निकले। तो यानी कि अल्फाबेट से आगे बढ़कर हम क्या बोलेंगे, वर्ड। वर्ड की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन DEFINITION। देखिए डेफिनेशन, डेफिनेशन नहीं बोलते हम, इसको डेफिनेशन बोलेंगे। डेफिनेशन की स्पेलिंग क्या है, DEFINITION। देखिए लेटर से आगे बढ़कर क्या बना, वर्ड। वर्ड की डेफिनेशन क्या है, अरेंजमेंट ऑफ लेटर्स इन ए मीनिंगफुल सेंस या विद ए मीनिंगफुल सेंस। अब इन लेटर्स को इस प्रकार से अरेंज करोगे जिससे क्या बन जाए बच्चों, वो वर्ड बन जाता है और उसका मतलब निकलना चाहिए। अब देखिए ये PEN है, PEN, यहाँ पर P भी एक लेटर है, E भी एक लेटर है और N भी लेटर है, तो इसको मिलाकर क्या बोल दिया, पेन, PEN, पेन। अब आपको पता है इसका मतलब निकलेगा, लेकिन अगर मैं इनको U कंबाइन कर दूं, U जोड़ दूं, EPN, कंबाइन तो मैंने कर दिया लेकिन इसका अपना कोई भी मतलब नहीं है। फिर आगे एग्जांपल ले लीजिए, बुक।
आगे क्या है, फैन, ग्लास, टीचर, इंग्लिश। अब ये क्या है बच्चों, ये वर्ड हैं, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स। लेटर्स के कॉम्बिनेशन को हम क्या बोलेंगे बेटा, वर्ड बोल देंगे। और वर्ड उसको इस प्रकार से अरेंज करना जिसका अपना कोई मतलब निकले, उसको हम क्या बोलेंगे, वर्ड। अब आपको पता स्मॉलेस्ट जो यूनिट है वो क्या है, लेटर्स। लेटर्स को मिलाकर हम क्या बोलेंगे, वर्ड। अब अकेले वर्ड से भी काम नहीं चलेगा, क्या अकेले टीचर कहने से क्या हमारी लैंग्वेज बनी, नहीं बनी। तो आगे तो देखिए लेटर्स को मिलाकर क्या बना, वर्ड। फिर वर्ड को मिलाकर क्या बनेगा, उसको बोलेंगे हम सेंटेंस। सेंटेंस, अब हम सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, भाई सेंटेंस क्या होता है, क्या नहीं, कैसे ये बनता है, कैसे नहीं। बच्चों देखिए अब सेंटेंस, अब बच्चों देखिए सेंटेंस क्या होता है, सभी को पता है सेंटेंस एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। सेंटेंस क्या होता है बच्चों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसका अपना कोई मतलब निकले, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस, विच मेक्स कंप्लीट सेंस। जो ग्रुप ऑफ वर्ड, शब्दों का समूह जिसका अपना कोई मतलब निकले, जिसका पूरी कंप्लीट मीनिंग निकले, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस बोल देंगे। देखिए डेफिनेशन मैंने लिखी है यहाँ पे, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद कंप्लीट मीनिंग, शब्दों का समूह जिसका अपना कंप्लीट मीनिंग हो। फिर एग्जांपल देखिए क्या है बच्चों, राम गोज टू आगरा। अब ये शब्दों का समूह है भाई, राम गोज टू आगरा। राम कहां जाता है भाई, आगरा जाता है। ये शब्दों का समूह है, तो ये क्या हो गया आपका सेंटेंस होगा। बेसिकली सेंटेंस बनाने के लिए एक चीज चाहिए बच्चों, सब्जेक्ट और वर्ब। सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए। वैसे तो एक सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब ही चाहिए। लेकिन कई बार क्या आपने बहुत बार देखा होगा, सब्जेक्ट और वर्ब के अलावा भी बहुत सारी चीजें हैं। अब वो क्या होती हैं, क्या नहीं होती, वो मैं आगे आपके साथ डिस्कस करूंगा। बट सेंटेंस बनाने के लिए सिर्फ दो ही चीजें चाहिए, सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए वैसे तो बेसिकली। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मोहन डिड नॉट कम हेयर। भाई ये क्या है, ये सब्जेक्ट, मोहन डिड नॉट कम हेयर बच्चों, ये भी क्या है, शब्दों का समूह है और अपने इसका कंप्लीट मीनिंग है। फिर ही वॉज इन द रूम, ये भी कंप्लीट मीनिंग है बच्चों। द टीचर इज वेरी यंग, ये भी क्या है, कंप्लीट मीनिंग है। तो यहां पर एक बात निकल के सामने है, सेंटेंस फॉर्मेशन। सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, शब्दों का समूह जो अपना पूरा मतलब निकलता हो, जिसका पूरा मीनिंग हो, उसको हम क्या बोलेंगे, सेंटेंस। एक छोटी सी बात अब बच्चे सामने आपके समझ में आएगी, क्या भाई सेंटेंस वर्सेस फ्रेज। अब आगे मैंने एक चीज बनाई है भाई, सेंटेंस वर्सेस फ्रेज। अब सेंटेंस और फ्रेज में समानता तो क्या है कि दोनों शब्दों का समूह है, यानी कि फ्रेज भी क्या ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है और सेंटेंस भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। बट दोनों में अंतर क्या है कि सेंटेंस का तो अपना कंप्लीट मीनिंग होता है, लेकिन फ्रेज का अपना कंप्लीट मीनिंग बिल्कुल भी नहीं होता। अब फ्रेज क्या होते हैं, देखिए फ्रेज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विद इनकम्प्लीट मीनिंग। फ्रेज का जो है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होती है, लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, उसका अपना पूरा मतलब नहीं होता, एक स्पेसिफिक सा मीनिंग होता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेज। फ्रेज में और सेंटेंस में समानता क्या है, सिमिलरिटी क्या है, दोनों ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं, लेकिन सेंटेंस का अपना पूरा मीनिंग होता है, लेकिन फ्रेज का अपना पूरा मतलब नहीं निकलता। अब आगे देखिए फ्रेज के हम एग्जांपल देखेंगे बच्चों, क्या भाई फ्रेज के एग्जांपल क्या हैं। देखिए अब ये मैंने फ्रेज के एग्जांपल लिखे हैं बच्चों, यहां पे देखिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ये बिल्कुल बेसिक से मैं आप लोगों को समझा रहा हूं बच्चों। देखिए ये है एग्जांपल किसके, फ्रेज के। अब जिसने लिखा फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल वाक्य, फर्स्ट ऑफ ऑल वाक्य नहीं है, क्योंकि ना तो इसमें सब्जेक्ट है ना इसमें वर्ब है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या एक शब्दों का समूह तो है, लेकिन इसका पूरा मीनिंग नहीं है। अब जैसे ऑन द टेबल, अब ऑन द टेबल भी क्या एक शब्दों का समूह तो है, लेकिन का ना तो सब्जेक्ट है ना वर्ब है, एक स्पेसिफिक सा मीनिंग है। अब क्या है, विद ए स्माइलिंग फेस, एक हंसते हुए चेहरे के साथ। ये शब्दों का समूह नहीं, शब्दों का समूह तो है, लेकिन इसका अपना पूरा मतलब नहीं है। तो जिसका अपना पूरा मतलब ना हो, कंप्लीट मीनिंग ना हो, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रेज। तो सेंटेंस में और फ्रेज में बच्चों यही फर्क होता है। तो आई होप ये क्लियर हो गया कि भाई सेंटेंस क्या होता है और फ्रेज क्या होता है। अब देखिए बच्चों पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। अब मैंने क्या लिखा, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस मैंने लिख दिया बच्चों यहाँ पे। भाई एक जो सेंटेंस होता है उसके कितने पार्ट्स हो सकते हैं। माफी चाहूंगा मैं ऑफ स्क्रीन हो गया हूं, जरा पानी पीने के लिए मैं। अब मैंने बच्चों यहां पे लिखा पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। भाई सेंटेंस के पार्ट्स कितने होते हैं बच्चों। अंग्रेजी का कितना ही बड़ा सेंटेंस होता है, कितना ही बड़ा सेंटेंस हो सकता है। उस सेंटेंस के सिर्फ दो ही पार्ट्स किए जा सकते हैं, उसको दो ही हिस्सों में बांटा जा सकता है बच्चों। उसका जो हिस्से हैं उनके नाम मैं बताता हूँ। एक का नाम तो क्या है, सब्जेक्ट, और दूसरा क्या है बच्चों, प्रेडिकेट। चाहे कितना ही लंबा सेंटेंस हो, उसको सिर्फ और सिर्फ दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट भी। अब बच्चों देखिए, अब सब्जेक्ट क्या होता है बेसिकली मैं आपको बता देता हूं। एक बात तो मैंने बता दी, सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपके सामने
आपको बताना चाहता हूं भाई, सब्जेक्ट का पता होना बहुत जरूरी है। कितना ही लंबा सेंटेंस हो, सबसे पहले आपको पता लगाना सब्जेक्ट का, क्योंकि आपका एक टॉपिक आता है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ऐसा क्यों? जब तक आपको सब्जेक्ट का पता नहीं चलेगा तो आप वर्ब का चुनाव ढंग से नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वाक्य का वर्ब वो अग्री होना चाहिए किससे? वाक्य के सब्जेक्ट से। तो सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए, ए पर्सन और थिंग वी टॉक अबाउट इन ए सेंटेंस इज सब्जेक्ट। भाई सब्जेक्ट क्या होता है? कोई भी पर्सन या कोई भी थिंग, कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में कुछ कहा जाए, वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट वाक्य का वो कहा जाता है। सब्जेक्ट क्या होता है? एक वाक्य के अंदर कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए, उसको क्या बोलते हैं बेटा? हम सब्जेक्ट बोलेंगे, जिसके बारे में कुछ कहा जाए। इज दैट क्लियर? प्रेडिकेट होता है, प्रेडिकेट होता है सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। एक बात याद रखना, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है? बेसिकली कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में कुछ कहा जाए वो क्या कहलाता है? वाक्य का सब्जेक्ट, चाहे वो लिविंग हो चाहे वो नॉन लिविंग। और सब्जेक्ट के विषय में जो कहा जाए वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट कहलाता है। एक बात, कुछ एग्जाम्पल से आप समझ जाएंगे बिल्कुल। देखिए, अब आपको अब एक ये देखिए, सेंटेंस फॉर्मेशन का तो ये टॉपिक चल ही रहा है बच्चों। क्या है बेसिकली? देखिए, अब मैंने क्या कहा, मान लीजिए ये वाक्य है। पहली चीज तो मैंने क्या कहा, कोई भी वाक्य है उसको दो पार्ट्स में बच्चों डिवाइड किया जा सकता है, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में। अब क्वेश्चन है, अब देखिए, अब ये पूरा वाक्य है। अगर कोई आपसे कहे भाई इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट कर लोगे? कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिसके विषय में कुछ कहा जाए वो क्या कहलाता है? सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के विषय में जो कहा जाए वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट का कहलाता है। अब ये क्या है? राम प्लेज क्रिकेट। अब इस वाक्य के अंदर अगर देखा जाए तो वास्तव में किसके बारे में बात कही गई है बच्चों? राम के बारे में। तो राम क्या होगा? वाक्य का सब्जेक्ट। और ये बाकी जो बचेगा ये है हमारा प्रेडिकेट। एक बात याद रखना, वाक्य का प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से शुरू होगा। एक बात याद रखना। इज दैट क्लियर? अब माय ब्रदर स्पीक्स इंग्लिश। अब इसमें देखा जाए, इसके दो, पहले तो इसको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग करो। सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात कही जाए। अब यहां तक ये, क्योंकि इसमें किसके बारे में बात कही गई है? ब्रदर के बारे में बात कही गई, तो ब्रदर क्या होगा? वाक्य का सब्जेक्ट। और मैंने कहा प्रेडिकेट हमेशा किससे शुरू होगा? वर्ब से शुरू होगा। और वो ये जो हिस्सा है ये सब्जेक्ट का और ये किसका है? प्रेडिकेट का। नेक्स्ट वाक्य में अब आप एक बार खुद कोशिश कीजिए, क्या है? द बुक्स आर ऑन द टेबल। अब जो किताबें हैं वो कहां पर है भाई? टेबल पर। अब इसमें देखा जाए तो किसके बारे में बात है? सब्जेक्ट के, बुक्स के बारे में बात है, तो बुक्स क्या होगा? वाक्य का सब्जेक्ट। और ये सारा का सारा बच गया हमारा प्रेडिकेट। एक बात याद रख लेना। क्लियर है? नेक्स्ट, द टी इन दिस कप इज वेरी हॉट। अब देखा जाए वाक्य में, इस वाक्य में किसके बारे में बात है बच्चों? द टी इन दिस कप इज वेरी हॉट। अब आपको पता है इस वाक्य में किसके बारे में बात की गई है? टी के बारे में। तो टी क्या होगा? वाक्य का सब्जेक्ट। द टी इन दिस कप। अब ये इन दिस कप क्या है? अगर कोई आपसे पूछे तो ये है फ्रेज। इन दिस कप ये शब्दों का समूह है, लेकिन अपना पूरा मतलब नहीं निकलता। इसका जो टी है वो क्या है? सब्जेक्ट। और ये क्या है? इन दिस कप ये क्या है बच्चों? फ्रेज। और ये मैंने कहा प्रेडिकेट किससे शुरू होता है? वर्ब से। तो ये हिस्सा क्या है इसका? प्रेडिकेट। यानी कि इस वाक्य में सब्जेक्ट यहां तक है और प्रेडिकेट बच्चों यहां तक है। नेक्स्ट, ऑल द चेयर्स इन दिस रूम आर रिपेयर्ड। अब इस वाक्य में अगर आपसे पूछूं भाई सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग कर दीजिएगा बच्चे, बिल्कुल आसानी। सबसे पहले देखो, ऑल द चेयर्स इन दिस रूम। अब यहां तक तो ये है सब्जेक्ट और आर रिपेयर्ड यहां पर है ये प्रेडिकेट। अगर कोई आपसे पूछ ले इस वाक्य का सब्जेक्ट क्या है, तो सब्जेक्ट बिल्कुल आसानी से आप बता सकते हैं बच्चों। किसके बारे में बात की गई है? चेयर्स के बारे में बात की है। तो इस वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो क्या है? चेयर्स। अब ऑल दी चेयर्स, अब मैं आगे चल के बताऊंगा ये ऑल क्या है, दी क्या है। इन दिस रूम ये तो आप समझ गए होंगे, ये फ्रेज है, शब्दों का समूह है, लेकिन इनकम्प्लीट मीनिंग है, तो ये क्या है? फ्रेज। और ये बाकी आपका क्या है बच्चों? प्रेडिकेट। नेक्स्ट, आई गेव हिम ए बुक। अगर इसमें देखा जाए आई गेव हिम ए बुक, तो यहां पर ये वर्ब है, ये जो प्रेडिकेट है। अब ये किसके बारे में बात है? आई के बारे में बात है। ये क्या होगा? सब्जेक्ट। और ये क्या होगा? बाकी प्रेडिकेट। क्लियर? नेक्स्ट, डांसिंग इज माई हॉबी। अब इसमें देखा जाए तो बात किसके बारे में? डांसिंग के बारे में। ये क्या होगा? वाक्य का सब्जेक्ट। और ये क्या होगा? प्रेडिकेट। अब ये क्या है? टू रन इज माई पैशन। अब ये किसके, ये क्या है? टू रन, दौड़ना, यानी कि इसके बारे में बात है, तो सब्जेक्ट। ये क्या होगा? आपका प्रेडिकेट। तो मैंने अभी आपको एक बात बता कि अंग्रेजी के अंदर बच्चों जो भी सेंटेंस है उसके दो पार्ट्स किए जा सकते हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को फाइंड आउट करने का तरीका मैंने बता दिया। कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में बात की जाए, जिसके बारे में बात की जाए वो क्या कहलाता है? वाक्य का सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए वो क्या कहलाता है? प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट मैंने बताया आपको कि वर्ब से शुरू जो होता है वो क्या होता है? प्रेडिकेट। प्रेडिकेट हमेशा वर्ब से शुरू होता है, यानी कि वर्ब जो है वो प्रेडिकेट का हिस्सा होता है। इज दैट क्लियर? चलिए आगे चलते हैं बच्चों। क्या है
अब मैं आपको बताऊंगा, देखिए अब सेंटेंस फॉर्मेशन तो ये चल ही रहा, आपको पता है कि हम बात किसके बारे में बात कर रहे हैं भाई, जो वाक्य का जो सेंटेंस की फॉर्मेशन किस किस प्रकार से होती है, कितने उसके पार्ट्स होते हैं, कैसे एक सेंटेंस बनता है। देखिए अब एक बात यहाँ पे लिखिए, व्हाट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस। अभी हम बात करेंगे वाक्य का सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। बच्चों वैसे तो 6 चीजें आती हैं, लेकिन मैं आपको 4 बताऊंगा कि भाई वाक्य का सब्जेक्ट क्या क्या बन सकता है। पहला तो है बच्चों नाउन, कि जो नाउन है वो वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। नाउन आपको पता है नाउन क्या होता है, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। पर्सन, प्लेस और थिंग, द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ये क्या होता है नाउन। और नाउन क्या हो सकता है, वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। अब ये वाक्य देखिए, राम अटेंडेड द क्लास यस्टरडे। तो बच्चों मैंने बताया कि सेंटेंस इसमें लिखा है व्हाट कैन बी द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस, सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है। बच्चों वैसे तो मैंने बताया 6 चीजें हो सकती है, पर मैं 4 चीजें बताऊंगा। नाउन हो सकता है, नाउन मैंने बता दिया, नाउन क्या होता है, नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस और थिंग। भाई ये क्या है, किसी व्यक्ति का नाम नाउन हो सकता है, स्थान का नाम, कोई वस्तु का नाम क्या हो सकता है नाउन, वो क्या हो सकता है वाक्य का सब्जेक्ट। दूसरा क्या है बच्चों, प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या हो सकता है वाक्य के सब्जेक्ट बन सकता है। प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं, आओ एक बार उनको देख लेते हैं। देखो बच्चों, आई, वी, यू, ही, सी, इट एंड दे, ये क्या है प्रोनाउन। और प्रोनाउन क्या हो सकता है बच्चों, वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। देखिए वी आर वेरी ईगर टू लर्न इंग्लिश, तो वास्तव में देखा जाए तो कौन है ईगर, हम, किसके बारे में बात है, वी क्या है प्रोनाउन, प्रोनाउन क्या हो सकता है बच्चों, वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट शी, किसके, शी इज वेरी प्रूडेंट, प्रूडेंट क्या होता है, होशियार, बुद्धिमान, चतुर, चालाक, तो शी भी क्या है प्रोनाउन, किसके बारे में बात है, कौन है ईगर, तो बच्चों शी, किसके बारे में बात है, शी। नेक्स्ट क्या है, दे आर गोइंग टू मार्केट, बात किसके बारे में, दे, तो मैंने क्या कहा, ये वी, शी, दे, ये क्या है प्रोनाउन, और प्रोनाउन क्या हो सकता है वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। तीसरी चीज कौन सी है जो वाक्य का सब्जेक्ट बन सकते हैं बच्चों, वो है जेरेंड। अब जेरेंड क्या होता है बच्चों, देखिए जेरेंड एक नाउन की तरह कार्य करता है, जिसकी फॉर्मेशन जो बनती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर क्या बनता है बच्चों, जेरेंड। वैसे तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर तो पार्टिसिपल भी बनता है, जेरेंड भी बनता है, वो आगे चल के मैं बताऊंगा क्या प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, क्या पार्टिसिपल होता है और क्या जेरेंड होता है। बट जेरेंड क्या होता है, जेरेंड वाक्य का सब्जेक्ट होता है। जेरेंड की फॉर्मेशन क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगकर बच्चों क्या बनता है, जेरेंड। अब देखिए, अब डांसिंग इज एन आर्ट, अब इसमें देखा जाए तो डांस वर्ब था, इसके साथ आईएनजी लगा दिया, डांसिंग ये क्या बन गया, जेरेंड, और जेरेंड क्या हो सकता है, वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है मेरे लाडलो बच्चों। दूसरा क्या, रनिंग इज गुड फॉर हेल्थ, भाई रनिंग जो दौड़ना है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो रन के साथ आईएनजी लगा, ये जेरेंड बन गया। नेक्स्ट क्या, सिंगिंग इज नॉट एन इजी टास्क, अब सिंग वर्ब थी, आईएनजी लगा, सिंगिंग, तो ये भी क्या है, जेरेंड। तो देखिए सिंगिंग, SI एंड सिंग क्या वर्ब, आईएनजी लगा, क्या बन गया, सिंगिंग, जेरेंड, जेरेंड भी क्या हो सकता है, वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। अभी तक 3 चीजें निकल के सामने आई बच्चों, वाक्य का सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है बच्चों। वाक्य का सब्जेक्ट नाउन हो सकता है, वाक्य का सब्जेक्ट प्रोनाउन हो सकता है, वाक्य का सब्जेक्ट जेरेंड हो सकता है। चौथी चीज क्या है जो वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है, आओ उसको देखते हैं भाई। चौथी चीज ऐसी क्या है जो वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। चलिए चौथी चीज आपके सामने निकल कर आ रही है भाई, चौथी चीज ऐसी क्या है जो वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। वैसे तो 6 चीजें हैं जो वाक्य का सब्जेक्ट बन सकती है, पर मैं आपको बताता हूं टू इन्फिनेटिव। टू इन्फिनेटिव क्या हो सकता है, वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। अब एक चीज निकल कर सामने आई जी, ये इन्फिनेटिव क्या होता है बच्चों। देखिए इन्फिनेटिव एक प्रकार की वर्ब होती है, जब आप नॉन फाइनाइट का टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। जो इन्फिनेटिव है ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है टू इन्फिनेटिव और एक होता है बच्चों बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव। अब टू इन्फिनेटिव और बेयर इन्फिनेटिव में क्या फर्क है भाई, होती तो ये वर्ब ही है, अगर वर्ब से पहले टू आ जाए तो वो टू इन्फिनेटिव होगा, और वर्ब से पहले अगर टू नहीं है तो क्या होगा, बेयर इन्फिनेटिव होगा। अब देखिए एक एग्जांपल, टू स्पीक इज सिल्वर। अब यहाँ पर स्पीक वर्ब है, इससे पहले टू लग गया तो ये क्या है, टू इन्फिनेटिव। और टू इन्फिनेटिव क्या हो सकता है, वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव कभी वाक्य का सब्जेक्ट नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्या, टू सिंग इज माई हॉबी, भाई सिंग वर्ब है, टू लग गया तो ये क्या, टू इन्फिनेटिव है, तो टू इन्फिनेटिव भी क्या हो सकता है, वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है, मैंने बताया। फिर टू एयर इज ह्यूमन बट टू फॉरगिव इज डिवाइन, यहाँ टू आना चाहिए था। टू एयर इज ह्यूमन, भाई गलती करना इंसान का काम है लेकिन क्षमा करना भगवान का काम है, तो देखिए टू एयर, तो ये एयर एक वर्ब है, इससे पहले टू लग गया, टू इन्फिनेटिव है, ये वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। और यहाँ पर भी टू फॉरगिव है, ये भी क्या हो सकता है, वाक्य का सब्जेक्ट। तो मैंने बताया 4 चीजें जो वाक्य का सब्जेक्ट हो सकता है। आई होप ये बिल्कुल आपको समझ में आ रहा होगा। भाई वाक्य सब्जेक्ट बच्चों 4 चीजें हो सकती है, नाउन, प्रोनाउन,
जेरेंड और टू इन्फिनेटिव। नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या है, अब एक बात बताओ, चलो आगे हम चलकर बात करते हैं इनका, थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। ये चीजें तो आप समझ गए भाई, क्या लेटर्स क्या होते हैं, लेटर से मिलकर वर्ड बनता है, वर्ड से मिलकर आगे सेंटेंस बनता है, सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है। फिर आपने पता चला भाई सब्जेक्ट क्या होता है, कोई भी व्यक्ति या वस्तु जिसके बारे में बात कही गई हो वो क्या होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बारे में जो कहा जाए वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। ठीक है, फिर आपने पता चला सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, नाउन, प्रोनाउन, जेरेंड और टू इन्फिनेटिव। अब आगे चलते हैं, देखिए अब ये एक वाक्य यहाँ पर लिखा है भाई राम प्लेज, यहां पर एक वाक्य लिख रखा है बच्चों राम प्लेज। अगर मैं आपसे पूछूं भाई इस वाक्य के अंदर वाक्य का सब्जेक्ट पता करो, अब आपको पता सब्जेक्ट बिल्कुल आसानी से पता कर लोगे आप भाई किसके बारे में बात है, राम के बारे में, तो राम क्या होगा वाक्य का सब्जेक्ट, और ये क्या होगा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट में, और मैंने बताया प्रेडिकेट क्या होता है कि सब्जेक्ट के विषय में जो कहा जाए वो क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है। अभी मैं आपके सामने जो सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, सब्जेक्ट का एरिया है, सब्जेक्ट में कितनी कितनी चीजें हो सकती हैं बच्चों, सब्जेक्ट के एरिया जो होता है उसमें 1 से लेकर 4 चीजें हो सकती हैं, एक भी हो सकती है, कम से कम होगी तो एक चीज होगी, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 4 चीजें हो सकती हैं। आओ इन 4 चीजों के बारे में बात करें भाई वो कौन कौन सी हो सकती है। देखिए अब राम प्लेज, अब इसमें क्या है, जो राम है ये वाक्य है सब्जेक्ट, और प्लेज क्या है ये वाक्य का वर्ब। तो वर्ब आपको पता है किसका हिस्सा होता है, प्रेडिकेट, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी, सब्जेक्ट के एरिया के बारे में बात करेंगे। देखिए राम प्लेज, अब इसमें एक ही शब्द है, तो एक बात याद रखना, अगर सब्जेक्ट में सिर्फ एक ही शब्द है, सब्जेक्ट के एरिया में सिर्फ एक ही शब्द है, तो बच्चों हमारा क्या कहलाएगा, एमडब्ल्यू। एमडब्ल्यू का मतलब होता है बच्चों मेन वर्ड। मेन वर्ड क्या होता है, मुख्य शब्द। मुख्य शब्द का इशारा रूल होता है, क्योंकि वाक्य का वर्ब हमेशा मुख्य शब्द के अकॉर्डिंग आता है। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वाक्य, थोड़ा सा हम इसको आगे बढ़ाऊं बच्चों, ए बॉय इज स्लीपिंग। अगर इसमें देखा जाए तो ये सब्जेक्ट का एरिया होगा, ए बॉय, ये किसका एरिया है, प्रेडिकेट का। अब सब्जेक्ट के एरिया को थोड़ा सा बढ़ा दिया गया, इसमें 2 शब्द आए, एक तो बॉय और एक क्या हो गया, ए। अब आपको पता बॉय जो है वो क्या हमारा मेन वर्ड, और जो मेन वर्ड को क्वालिफाई करे वो क्या होता है, क्वालिफायर। अब एक बात याद रखना, अगर सब्जेक्ट के एरिया में 2 शब्द हैं तो एक तो क्या होगा हमारा मेन वर्ड होगा, दूसरा हमारा क्या होगा, क्वालिफायर होगा। एक बात याद रखना, इज दैट क्लियर? अब देखिए इसमें एक शब्द था मेन वर्ड, अब इसमें 2 आए, तो एक तो क्या होगा हमारा मेन वर्ड, और जो मेन वर्ड को क्वालिफाई करे वो हमारा क्या होगा, क्वालिफायर। मैंने बताया कि सब्जेक्ट की जो प्रॉपर्टी है, सब्जेक्ट का जो एरिया है उसमें कम से कम होगी तो एक चीज, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या हो सकते हैं, 4 चीजें। अब 2 चीजों को तो पता चल गया, अगर एक वर्ड है तो वो हमारा मेन वर्ड होगा, अगर 2 हैं तो एक मेन वर्ड होगा, और जो मेन वर्ड को क्वालिफाई करे वो हमारा क्या होगा, क्वालिफायर होगा। अब यहाँ पर जो बॉय है वो हमारा मेन वर्ड है, और ये हमारा क्या है, क्वालिफायर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं बच्चों क्या है। अब इसमें तीसरी चीज क्या निकल के सामने आई, अब तीसरा एग्जांपल देखिए, ए बॉय स्लीपिंग, इसमें बॉय क्या है, मेन वर्ड, ए क्या है, क्वालिफायर, ये प्रेडिकेट का हिस्सा हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल से आप समझेंगे भाई तीसरी चीज क्या हो सकती है बच्चों। देखिए अब इसमें क्या है, ए फैट बॉय इज प्लेइंग। अब यहां तक तो ये किसका एरिया, सब्जेक्ट का, और ये किसका एरिया है, प्रेडिकेट का। इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। अब देखिए बॉय जो हमारा क्या है, मेन वर्ड, और जो मेन वर्ड को क्वालिफाई करे वो क्या होता है, क्वालिफायर। अब जो तीसरी जो चीज होती है ना वो होता है हमारा डिटरमिनर। डिटरमिनर होता है भाई, क्लियर है? एक बात याद रखना, जो क्वालिफायर उसकी पोजीशन डिटरमिनर और मेन वर्ड के बीच में होती है। देखिए मैंने बताया अब इसमें 3 शब्द आ गए, मैंने बताया कम से कम होगा तो एक, और मैक्सिमम से मैक्सिमम क्या होगा, 4 चीजें होंगी। तो ये क्या होगा हमारा मेन वर्ड। मेन वर्ड को जो क्वालिफाई करे क्या होता है, क्वालिफायर। क्वालिफायर हमेशा एडजेक्टिव होते हैं, एक बात याद रख लेना, ठीक है? और ये जो ये है, ये क्या है, डिटरमिनर। तीसरी जो चीज निकल के सामने आई, और जो क्वालिफायर है उसकी पोजीशन डिटरमिनर और मेन वर्ड के बीच में होती है। अब आपके सामने क्वेश्चन आज डी फॉर डिटरमिनर। डिटरमिनर क्या होते हैं, आओ एक बार इसके दर्शन कर लेते हैं बच्चों। देखिए डिटरमिनर के अंतर्गत 3 चीजें आती है मेरे लाडले बच्चों। पहला तो क्या है, आर्टिकल। आर्टिकल जो है वो डिटरमिनर का पार्ट, और आर्टिकल कितने होते हैं, ए, एन और दी, चाहे आप उसको आर्टिकल कहो चाहे आप उसको डिटरमिनर कहो। दूसरा क्या है, पोजेसिव एडजेक्टिव। पोजेसिव एडजेक्टिव किसका पार्ट है, डिटरमिनर का पार्ट है। डिटरमिनर के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं, एक तो होता है आर्टिकल, दूसरा क्या होता है, पोजेसिव एडजेक्टिव होता है, ठीक है? अब पोजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो हमारा रिलेशन बताते हैं, संबंध बताते हैं। अब जैसे ये कौन कौन से होते हैं, जैसे माय, योर, हिज, हर, आवर, देयर और इट्स। जो संबंध बताए, रिलेशन बताए, मालिक, जैसे मैं कह दूं भाई इट इज माई कार,
आविष्कार के साथ रिलेशन बता रही है, क्या है, माय। तो माय, आप इसको माय नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, जो हमारा अधिकार दिखाता है, रिलेशन दिखाता है। तो ये कौन कौन से होते हैं, माय, योर, हिज, हर, आवर, देयर और इट्स, ये क्या होते हैं हमारे डिटरमिनर। तो डिटरमिनर के अंतर्गत दो चीजें निकल के सामने आए, एक तो होता है आर्टिकल, दूसरा होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव। अब एक और चीज है जो डिटरमिनर के अंतर्गत आती है, अब वो कौन सी चीज है बच्चों, देखते हैं। अब तीसरी चीज निकल के सामने आई जो डिटरमिनर के अंतर्गत है, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो डेमोन्स्ट्रेटिव जो एडजेक्टिव है वो भी बच्चों किसका पार्ट है, डिटरमिनर का पार्ट है। ये क्या है, दिस, दैट, दीज और दोज। जो डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं बच्चों, वो कौन से होते हैं, दिस, दैट, दीज और दोज। बच्चों ये भी किसका पार्ट है, डिटरमिनर का पार्ट है। क्लियर है। तो मैंने बताया पहले क्या आएगा, डिटरमिनर, दूसरा क्या आएगा, क्वालिफायर, तीसरा क्या होगा हमारा, मेन वर्ड। अगर एक शब्द है सब्जेक्ट के एरिया में तो मेन वर्ड, दो है तो पहला क्वालिफायर, दूसरा मेन वर्ड, तीसरा है तो डिटरमिनर, क्वालिफायर और मेन वर्ड। क्वालिफायर की पोजीशन डिटरमिनर और मेन वर्ड के बीच में। डिटरमिनर क्या होता है मैंने बता दिया, आर्टिकल भी डिटरमिनर, पॉजेसिव एडजेक्टिव भी डिटरमिनर होते हैं, और चौथा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, वो भी क्या होता है, डिटरमिनर होते हैं। इज दैट क्लियर। तो अब देखिए बच्चों क्या है, अब मैं एक चीज आपको और बता देना चाहता हूं, अगर चौथी चीज क्या होगी, देखिए अगर मैं जैसे ये कह दूं, दिस फैट बॉय इज रनिंग, दिस फैट बॉय इज रनिंग। अगर कोई आपसे पूछ ले कि बॉय हमारा मेन वर्ड है, फैट हमारा क्या है, क्वालिफायर है, और ये हमारा डेमोन्स्ट्रेटिव है, तो ये क्या हो गया हमारा डिटरमिनर, ये क्या हो गया हमारा प्रेडिकेट। इज दैट क्लियर। लेकिन अगर मान लीजिए, अब मैंने बताया जी कम से कम एक चीज और ज्यादा ज्यादा क्या होंगी, चार चीजें। अगर मैं इस सेंटेंस को थोड़ा सा बच्चों और लिख दूं, देखिए अगर मैं कहूं एन ओल्ड मैन विद ए स्टिक इज कमिंग, इज कमिंग, मान लीजिए ये वाक्य है। सॉरी मैं एग्जांपल देना भूल गया, उसको टाइप करना भूल गए शायद हम थोड़ा सा। देखिए क्या है, एन ओल्ड मैन विद ए स्टिक इज कमिंग। अब यहां तक तो आपको पता है ये किसका एरिया है बच्चों, सब्जेक्ट का। सॉरी किसका एरिया है, सब्जेक्ट का। अब सब्जेक्ट का एरिया एक एक चीज का आपको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए। अब इसमें मैन वर्ड क्या हमारा, मैन है, जो मैन को क्वालिफाई करे वो हमारा क्वालिफायर है, और ये क्या हमारा डिटरमिनर। अब ये जो चौथी चीज है विद ए स्टिक, विद ए स्टिक। अब एक बात तो आप समझ गए, विद ए स्टिक ये क्या है, शब्दों का समूह। इनकम्प्लीट मीनिंग है तो ये क्या है, फ्रेज। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, अगर सब्जेक्ट के एरिया में चौथी कोई चीज होगी तो वो हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव फ्रेज होगा भाई। ये क्या होगा हमारा एडजेक्टिव फ्रेज। बस एक बात याद रख लेना, कम से कम एक शब्द है तो वो हमारा क्या होगा बच्चों, मेन वर्ड। दो हैं तो क्वालिफायर, मेन वर्ड। तीसरा, तीन वर्ड हैं तो डिटरमिनर, क्वालिफायर और मेन वर्ड। अगर कोई चौथी चीज होगी तो वो होगी हमारी एडजेक्टिव फ्रेज। चौथी चीज होगी तो हमारी क्या होगी, वो एडजेक्टिव फ्रेज। सब्जेक्ट के एरिया में मैंने बताया आपको कम से कम एक चीज हो सकती है और मैक्सिमम से मैक्सिमम चार चीजें। एक होगा तो मेन वर्ड, दो है तो क्वालिफायर मेन वर्ड, तीन है तो डिटरमिनर क्वालिफायर मेन वर्ड, चार चीजें हैं तो पहला डिटरमिनर, दूसरा क्वालिफायर, तीसरा मेन वर्ड। अगर चौथी चीज होगी तो क्या होगी हमारी एडजेक्टिव फ्रेज होगी। अब ये फ्रेज भी तीन प्रकार की होती है बच्चों, हम आगे चल के कभी मौका मिला तो डिस्कस करेंगे, क्लास के साथ हम इसको डिस्कस करेंगे। इज दैट क्लियर। तो अभी तक हमने क्या सीखा कि भाई सब्जेक्ट क्या होता है, प्रेडिकेट क्या होता है, सब्जेक्ट के एरिया में क्या क्या चीजें आ सकती हैं, एक एक चीज आप जान चुके हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों की इसके बारे में, प्रेडिकेट के बारे में। भाई प्रेडिकेट जिस प्रकार सब्जेक्ट का एरिया आपने जाना, भाई सब्जेक्ट में क्या क्या आ सकता है, उसी प्रकार हम जानेंगे प्रेडिकेट में क्या क्या चीजें आएंगी। अब एक बात देखो क्या है, राम प्लेज। अब सीधी सी बात, एक तो क्या है सब्जेक्ट और दूसरा क्या है वर्ब। अब ये सब्जेक्ट और ये क्या है प्रेडिकेट। वैसे वाक्य का स्ट्रक्चर क्या होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, वर्ब आता है। क्लियर है। सब्जेक्ट के बारे में आप बिल्कुल जान चुके हैं, भाई सब्जेक्ट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, जेरेंड हो सकता है, टू इन्फिनिटी हो सकता है। आप देखेंगे वर्ब। अब आपको पता वर्ब जो है बच्चों, एक तो होता है मेन वर्ब, एक होता है हेल्पिंग। ये गलत लिख दिया गया बच्चों, यहाँ पर तो ये हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए था और यहाँ पे आना चाहिए था ये मेन वर्ब। हमारे टाइपिस्ट हैं, बड़े स्मार्ट लड़के हैं, वो पता नहीं क्या क्या लिख देते हैं, पर मैं आपको माफी चाहूंगा मैं। ये मेन वर्ब नहीं है, क्या है हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब में क्या आ गया आपको पता ही है सभी, तो इज, एम, आर आ गया भाई, हैज, हैड, डू, डज, डिड, वॉज, वर, एटसेट्रा। क्लियर है। मेन वर्ब क्या होती है, देखिए मेन वर्ब आपको पता है भाई गो है, जो बेस फॉर्म होती है वो हमारी मेन वर्ब गो, वेंट, गॉन, कई बार आईएनजी लग जाता है, कई बार
भाई, ये भी गलत लिख दिया। गोज की स्पेलिंग भी मेरे लाडले बच्चे हमारे टाइपिस्ट, गोज की स्पेलिंग ये होगी GOES। क्लियर है? माफी चाहता हूं मैं, कुछ बच्चों ने गलत लिख दिया गोज। गोज की स्पेलिंग GOES होती है भाई, गोज। इज दैट क्लियर? अब देखिए बच्चों, अब ये वाक्य है। अब इसमें आपको पता है कि राम तो जो क्या है सब्जेक्ट, ये क्या हमारा वर्ब, और ये क्या हमारा ऑब्जेक्ट। अब आपको पता है वैसे तो सेंटेंस बनाने के लिए क्या चाहिए, सिर्फ सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, लेकिन उसमें इससे पहले भी कुछ आ सकता है, वर्ब के साथ के बाद भी कुछ आ सकता है। अब आपको पता है वास्तव में देखा जाए, अगर इसके दो पार्ट करेंगे सब्जेक्ट और प्रेडिकेट, ये तो होगा सब्जेक्ट, और ये एरिया किसका है, प्रेडिकेट का। इज दैट क्लियर? अब यहां पर देखो राम तो सब्जेक्ट, ये क्या है, प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट में क्या क्या आता है, मैं आपको ये बातें डिस्कस करना चाहूंगा। भाई अकेली वर्ब किसका ऐसा हो सकता है, प्रेडिकेट का हो सकता है, जैसे ये प्लेज, ये किसका ऐसा है, प्रेडिकेट का। वर्ब मैंने बताया दो प्रकार, वैसे तो वर्ब 4 प्रकार की होती हैं, बट सेंटेंस के हिसाब से वर्ब 2 प्रकार की, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब के बारे में मैंने बता दिया, इज, एम, आर, वॉज, और ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करते हैं सेंटेंस को बनाने में। कुछ होते हैं मेन वर्ब, क्योंकि वाक्य का जो स्ट्रक्चर, जो हमारा सेंटेंस होता है उसका स्ट्रक्चर बच्चों क्या हो सकता है, स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद क्या आ सकते हैं, मेन वर्ब, या सब्जेक्ट के बाद सीधा मेन वर्ब भी आ सकता है। आपको पता होना चाहिए ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब। आओ बच्चों, आओ भाई आगे बात करते हैं भाई। अब इसमें देखते हैं सेंटेंस। सब्जेक्ट के बारे में हमने पता कर लिया, ये सब्जेक्ट है। अब देखो ये तो होगा सब्जेक्ट, और ये क्या होगा हमारा प्रेडिकेट। अगर प्रेडिकेट के हिस्से में सिर्फ एक शब्द है तो वो हमारा क्या होगा बच्चों, वर्ब होगा। अगर इसमें 2 शब्द हैं तो बच्चों एक क्या होगा हमारा वर्ब, और दूसरा क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। दूसरा क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब वर्ब के बारे में आप जान गए, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। अब एक चीज निकल के सामने आई, नई चीज निकल के सामने आई है भाई बच्चों, ऑब्जेक्ट क्या होता है जी, ऑब्जेक्ट। देखिए बच्चों, ऑब्जेक्ट का जानना भी बहुत बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब आप एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो आपको जब तक ऑब्जेक्ट की पहचान नहीं होगी तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर यू पीपल। बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना। बहुत आसान है, बिल्कुल 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 आसान है। आओ देखते हैं भाई ऑब्जेक्ट होता क्या है। चलिए देखिए बच्चे, बिल्कुल एक चीज बहुत आसान है, बहुत आसान है बच्चों, यहां तक भी बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब ये क्या ऑब्जेक्ट, ये 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो है वो 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक क्या होता है बच्चों, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो भी है वो नॉन लिविंग थिंग होती है भाई, ये नहीं आएगा यहाँ पे। नॉन लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो हमारी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती हैं, और जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो हमारी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है। क्लियर है? ऑब्जेक्ट कितने प्रकार का बता दिया, वैसे 2 प्रकार का बता दिया। कुछ वाक्य तो ऐसे होते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट लेते हैं, कुछ वर्ब ऐसे होते हैं जो बच्चों 2 ऑब्जेक्ट लेते हैं। ऑब्जेक्ट के बारे में मैंने बताया 2 प्रकार का, एक तो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए कई बार क्या बता, जैसे सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट। ठीक, ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का, लिविंग और नॉन लिविंग। जो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो नॉन लिविंग थिंग होता है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा लिविंग थिंग होता है। इज दैट क्लियर? तो बेसिकली स्ट्रक्चर क्या होता है, अगर किसी भी वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट आ गए हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आ गया हो, तो सबसे पहले क्या आएगा बच्चों, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा भाई, और उसके बाद क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अगर किसी वाक्य में दोनों ऑब्जेक्ट आ रहे हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन पहले होती है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की पोजीशन बाद में होती है। एक बात याद रख लेना। इज दैट क्लियर? अब ये भी कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, आप एग्जांपल देख लीजिएगा। देखो, राम स्पीक्स इंग्लिश। अब एक बात है, मैं थोड़ा सा और आपको बता देना चाहता हूं कि ऑब्जेक्ट का तरीका फाइंड आउट करने का क्या तरीका, देखिए व्हाट लगाने पर हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, और whom लगाने पर हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा। व्हाट क्या होता है भाई, व्हाट होता है द नेम ऑफ एनीथिंग। व्हाट लगाने पर आप पता लगा सकते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का, और whom लगाने पर आप पता लगा सकते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का। अब देखो, राम स्पीक्स इंग्लिश, भाई राम इंग्लिश बोलता है, राम क्या बोलता है, इंग्लिश। अब राम क्या होगा, क्या सब्जेक्ट ही होगी वर्ब, और ये क्या होगा हमारा ऑब्जेक्ट। अब जैसे मैं कह दूं भाई ही गेव मी ए, कुछ भी लगा लो, उन्होंने फिर यहां गलती कर दी, ही गेव मी ए पेन। अब इसमें दोनों ऑब्जेक्ट आगे देखिए, ही गेव मी ए पेन, उसने दिया, क्या दिया भाई, पेन। किसको दिया, मी को। तो यहां पर ये जो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या बच्चों, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। एक बात याद रख लेना। इज दैट क्लियर? अब मैंने क्या कहा, ऑब्जेक्ट 2 प्रकार का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। आपको पता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई नॉन लिविंग थिंग होती है, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, कोई लिविंग थिंग होती है। अगर वाक्य के अंदर दोनों ऑब्जेक्ट आ रहे हो, डायरेक्ट भी और
इनडायरेक्ट वे सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब के बाद क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, उसके बाद क्या आएगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट पहले आएगा और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, ये कोई बच्चों जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप, हाँ इतना ध्यान रखना पड़ेगा बच्चों, वैसे तो स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद बच्चों डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप सब्जेक्ट, वर्ब, वर्ब के बाद लिख रहे हैं बच्चों क्या, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर बाद में लिख रहे हैं तो आपको यूज करना पड़ेगा प्रीपोजिशन टू या फॉर, और उसके बाद आपको लिखना पड़ेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये चीज बिल्कुल ध्यान रखना। सिर्फ और सिर्फ फिर मैं आपको एक बार बताता हूं, ऑब्जेक्ट दो प्रकार का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। व्हाट क्या होता है, द नेम ऑफ एनीथिंग, किसी चीज का नाम। व्हाट लगाने पर हमेशा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, हुम लगाने पर हमेशा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। अगर वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आ रहे हो, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अमूमन पहले लिखा जाता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में, इनडायरेक्ट को पहले, डायरेक्ट को बाद में। लेकिन अगर आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख रहे हैं, तो आपको एक काम करना पड़ेगा, प्रीपोजिशन टू या फॉर का प्रयोग आपको बच्चों करना ही करना पड़ेगा। अब जैसे देखो, जैसे मैं ये कह दूं, ही गेव मी ए पेन, ही गेव मी ए पेन का सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब, ये क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन अगर आप इसको पहले लिख रहे हो और इसको बाद में, तो ये भी हो सकता है, he gave a pen to me, he gave a pen to me। अगर आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लिख रहे हैं तो प्रीपोजिशन टू का प्रयोग आपको करना पड़ेगा बच्चों। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा भाई सेंटेंस क्या होता है, कैसे बनता है, क्या सब्जेक्ट होता है और क्या प्रेडिकेट होता है। सब्जेक्ट क्या क्या हो सकता है, प्रेडिकेट क्या क्या हो सकता है, ऑब्जेक्ट के बारे में आपको पता चल गया, दो प्रकार का बच्चों ऑब्जेक्ट होता है। चलिए अब यहाँ ये थोड़ा सा, चलो देखो, ऑल द स्टूडेंट्स आर पेइंग करिए, तो आपको पता चल ही गया होगा बच्चों, राम सब्जेक्ट है, स्पीक से, ये आपको पता चल गया, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट जो मैं क्लास आपके सामने लेके आऊंगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को, क्या वर्ब के बाद आने वाली हर चीज ऑब्जेक्ट होती है, क्या वर्ब के बाद आने वाली हर चीज ऑब्जेक्ट होती है? बच्चों वर्ब के बाद आने वाली चीज ऑब्जेक्ट, हर चीज ऑब्जेक्ट नहीं होती बच्चों। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि भाई ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है बच्चों। हम बेसिक अंतर जानेंगे भाई, ऑब्जेक्ट क्या होता है और कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कौन सी ऐसी वर्ब हैं जो अपने बाद कॉम्प्लीमेंट लेती हैं, कौन सी ऐसी वर्ब जो अपने बाद ऑब्जेक्ट लेती हैं। फिर ये कितने, एक तो होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, एक होता है वर्ब कॉम्प्लीमेंट, एक होता है ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। क्योंकि एग्जाम में बहुत बारी पूछा गया, स्टेट के अंदर भी क्वेश्चन पूछा जाता है भाई सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। बेसिकली तो यही पूछा जाता है, बताया भी यही जाता है कि कॉम्प्लीमेंट दो प्रकार का होता है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। लेकिन एक वर्ब कॉम्प्लीमेंट भी होता है, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्या वर्ब के बाद आने वाली हर चीज ऑब्जेक्ट होती है या कुछ और भी हो सकता है बच्चों। हो सकता है, मैंने आपको बताया, कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अंतर क्या है कॉम्प्लीमेंट में और ऑब्जेक्ट में, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। चलो आज के लिए इतना ही काफी, धन्यवाद।